इन जनरल भी ये चीज याद रखो कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में ऑफ कोर्स हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है और साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड टैन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इनफैक्ट कॉस थीटा भी लिख लेते हैं कि कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको समझो कि अगर थीटा को छोटा करते जाए, मतलब पहले ये वाला ट्राइंगल बनाए और छोटा कर दिया, ऐसा बना दिया, लेकिन अगर थीटा को बहुत छोटा कर देंगे हम तो जो ट्राइंगल बनेगा, ये देखो ऐसे बनाता हूं मैं, बहुत छोटा एंगल कर दिया ऐसे, दिख रहा है? एक सेकंड, कोई आया। क्या बता रहा था मैं कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक एंगल थीटा है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन अगर थीटा को बहुत कर दें तो परपेंडिकुलर तो अभी भी यही है, पर बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हाइपोटेनस अभी भी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पर इस केस में परपेंडिकुलर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन बेस, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेस। समझ में आ रही है बात? तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा एंगल और परपेंडिकुलर बेस के कंपैरिजन में छोटा सा रह जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनस ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होने लग जाएंगे। इक्वल होने लग जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो tan थीटा है, साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस और ये बेस जब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, तो साइन थीटा और tan थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 तो साइन थीटा और tan थीटा सेम हो सकते हैं एंड cos थीटा टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। तो दिस अप्रोक्सीमेशन यू कैन यूज इन एनी क्वेश्चन जहां पे आपको ये क्लियर हो कि ये एंगल बहुत छोटा आने वाला है। आप साइन थीटा और tan थीटा को इक्वेट कर सकते हो और cos थीटा को ऑलमोस्ट 1 पुट कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन के लिए आप 1 पुट कर सकते हो उसको। आई बात समझ में? तो इसको याद ही रखो, ये कई जगह काम आता है। ठीक है, लिख लिया? ये हटा दूं? एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ सर, अभी मैं अंशु बोल रहा हूँ यहाँ से, द फिजिक्स ट्री से। वो अभी ज्वाइन करेंगी क्या बच्चियाँ क्लास के लिए? चलो ठीक है, आप दे देना उनको जाके। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके एवरीवन, आवाज आ रही है क्लियर? समृद्धि, आर्यन, एवरीवन ठीक है ना? हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इट्स सराउंडिंग। किसी भी चार्ज पार्टिकल का उसकी सराउंडिंग में जो इफेक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसको मेजर कैसे करते हैं वो मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजर करनी है, यहां पर आपको पता है कि किसी चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्रिएट कर रखा है, आपको वैल्यू मेजर करनी है तो क्या कर सकते हो? यहां पर एक चार्ज लाके रखो, मान लो आपने 5 कूलम का चार्ज रखा, उस पर फोर्स कैलकुलेट करो, मान लो फोर्स आया 20 न्यूटन, और इमीडिएटली आप वैल्यू बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ स्ट्रेंथ which applies 20 न्यूटन फोर्स on 5 कूलम चार्ज, यानी कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज 4 न्यूटन पर कूलम। इसकी स्ट्रेंथ 4 न्यूटन पर कूलम बोली जाएगी विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि इस केस में मैंने आई कैप बनाई है। तो लास्ट क्लास में आर्यन यू वर नॉट देयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो अगर आपको ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख सकते हो और उस टेस्ट चार्ज पर आप फोर्स कैलकुलेट कर लो, एंड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। क्या इसकी डेफिनेशन समझ में आती है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट in space is
force experienced per unit charge by a particle placed at that point. अगर उस पॉइंट पे हम किसी पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है पर यूनिट चार्ज। इसका दूसरा फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और हमने वहां पर क्यू चार्ज रख दिया तो उस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। तो आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। इज दैट क्लियर इनफ? प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, मैंने जो तुझे 2 रिकॉर्डिंग भेजी है उसमें से सेकंड रिकॉर्डिंग में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ाया था। ओके, फर्स्ट वाली कूलम्स लॉ की है, सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की है। हाँ हाँ, सेकंड भी कंप्लीट देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, हाँ अभी तक हाँ थ्योरी वाइज इट इज जस्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, हाँ अब इस फॉर्मूले की हेल्प से इसके बड़े सारे अलग फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। तो वो आपको चारों समझ में आने चाहिए। यही 4 है मेन और ये चारों आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये मैं अब एक एक करके चारों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊंगा। ओके, इसको हटा सकता हूं? ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है आर्यन, यू विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अदरवाइज ये स्क्रीनशॉट से इट विल बी बैड इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो आई एम होपिंग हाँ एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो राइटिंग डाउन। समृद्धि, आप हाथ से लिख रहे हो ना नोट? एंड हु एल्स इज देयर? आज सार्थक इज ऑल्सो डूइंग दैट। आदित्य का बच्चों, हाँ वहां लाइट गई हुई है बिहार में, तो ही इज इन सम ट्रबल, तो वो बोल रहा है आज मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। अगर एक छोटा सा पार्टिकल है और उसके ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक छोटा सा पार्टिकल है और इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अपने को 2 चीजें समझनी है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, विच आई थिंक तुम सबको पता है, तुमने कहीं ना कहीं डायग्राम देखा होगा इस तरह का कुछ। एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होता है और जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना कम होती जाएगी। यह बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि किसी भी चीज का इफेक्ट क्लोज बाय पॉइंट्स पे ज्यादा होगा और फार अवे पॉइंट्स पे कम होगा। ये वैल्यू कम होती जाएगी बच्चों, बहुत कम हो जाएगी, इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में ऐसा दिखाई देता है, डायरेक्टेड अवे। अब कोई बोले कि सर डायरेक्टेड अवे ही क्यों है, इस तरह से पैरेलल लाइंस क्यों नहीं बनाई आपने, या डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्यों नहीं है? तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है एट ए पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू इज कि आप इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, मान लो यहां पर कोई बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन प्लेस अ पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट। पॉइंट चार्ज, अ वेरी स्मॉल चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, यू कैन प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट एंड देन कैलकुलेट कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या है हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ। कितना फोर्स आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको मैं अभी R कैप लिख देता हूं, ये जो R वेक्टर है इसी की डायरेक्शन में है। तो इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स हमको पता चल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज।
तो जब वैल्यू पुट करूंगा तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा इंटू आर कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये डायरेक्शन कौन सी है? पॉइंटिंग अवे। पॉइंटिंग अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी जगह पे कैलकुलेट करना हो, इट विल ऑलवेज पॉइंट अवे। आपको अगर कभी डाउट आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो आप एक टेस्ट चार्ज को रख के उस पर नेट फोर्स देख लो। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये सबको समझ में आया? बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और आपको याद होना चाहिए, इसको यूज भी करना पड़ेगा हमको। प्लीज राइट इट डाउन। डन। फॉर्मूला इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं पर फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिखा हो। इसका बस ये मतलब है यहां पर हम डिस्टेंस चार्ज से कितनी ले रहे हैं, एक्स। तो कभी कभी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर भी लिखा होता है, कभी कभी के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिखा होता है। बोथ आर वैलिड डिपेंडिंग व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल जहां पर हम मेजर कर रहे हैं फील्ड। वो डिस्टेंस आर भी हो सकती है और एक्स भी हो सकती है। हटा रहा हूं इसको। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस टू क्यू ले लेते हैं। अभी इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है सम वैल्यू से 10r, ठीक है। एंड आई वांट टू कैलकुलेट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो क्या आप लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो? ए पॉइंट पर कैलकुलेट करके दिखाओ। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। टोटल दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, उनको वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ेगा। तो तुमको दिमाग में जो पिक्चर बननी चाहिए वो होनी चाहिए, इस क्यू चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, और ए पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, आगे की तरफ। E1 बोल रहा हूं। और इस 2q चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसे होगा, और यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, E2 ऑन दी अदर साइड। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? मैंने इसको 1 बोल दिया, ये नेमिंग करना तुमको आना चाहिए अच्छे से। फर्स्ट वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और सेकंड वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। पर फोर्स किस पे कैलकुलेट करोगे? ए पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, उतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है आपको। वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और बच्चे एक्स कितना पुट करेंगे, के क्यू बाई कितना डिस्टेंस है इससे, 2r का स्क्वायर। अब यहीं पे ध्यान रखो, डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप या जे कैप? बहुत बढ़िया, क्योंकि पहला केस इजी है। E2 वेक्टर क्या लिखेंगे, के क्यू बाई, नहीं के क्यू नहीं, कितना चार्ज है वो, 2q, तो k इंटू 2q बाई कितना डिस्टेंस है वहां से, 8r का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी E2 वेक्टर की, माइनस आई कैप। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप वेक्टर्स की तरह ऐड कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। आंसर बताओ, आंसर बताओ। समृद्धि आंसर कैलकुलेट किया, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक से करो। आई थिंक मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करने पे फाइनल आंसर आएगा 7k³/32r। किसी का मैच किया मेरे से? वेरी गुड। समर्थ आया समझ में? सार्थक, सॉरी, समर्थ मेरा दूसरा स्टूडेंट है मॉर्निंग वाले बैच। बेटा समझ में आया सॉल्व करने पे? ठीक है। देखो 2D आ जाए तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर यूजुअली क्वेश्चन जाएगा मतलब सिंगल लाइन पर नहीं होंगे चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैं कुछ और देके ट्राई करता हूं कितना तुमको आया समझ में। हटाऊं इसको ना, ठीक है। बस ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक चार्ज की वजह से देखना बहुत आसान है, मल्टीपल चार्ज की वजह से आपको ऐड करना है यूजिंग वेक्टर्स। ओके, यूजिंग वेक्टर्स, वो चीज इंपॉर्टेंट है।
यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां पर एक और चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये वाली डिस्टेंस एल है, ये वाली डिस्टेंस एल है, और ये वाली डिस्टेंस हम ले रहे हैं, कितनी लूं, 2√2L। ओके, इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से गोइंग अवे। ओके, इसकी वजह से भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वजह से गोइंग अवे। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट पर पूछता ये वाला ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो तुम क्या आंसर देते? ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? अगर दोनों इक्वल चार्ज है तो उनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, लेकिन मैं मिड पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट √2√2L डिस्टेंस पे है। इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया। क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। ओके, चलो इसको ट्राई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी ये डिस्टेंस चाहिए होगी आपको, जो कि आई थिंक बड़ी अच्छी वैल्यू आ जाएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? हाइपोटेनस कितना आ रहा है बच्चों? L² प्लस 8L², दैट विल बी 3L। ठीक है, तो लेट्स से इस वाले चार्ज को 1 बोल दिया और इस वाले चार्ज को 2 बोल दिया, तो 1 वाले की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग अवे, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज रखते तो उसको दूर डायरेक्शन में फोर्स लगता। तो ऊपर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 बोल देते हैं। E1 की वैल्यू कितनी होगी? K/R² की जगह 9L²। वेरी गुड। ओके, ऐसे ही इस पॉइंट पर नीचे वाले पार्टिकल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अलग। E2 भी कितना होगा? KQ/9L²। और अब मुझे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना है। तो एक तो चीज मैंने बताई थी कि अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा कितना आता है? 2F cos थीटा अगर फोर्स होते और 2E cos थीटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आती है बात? आर्यन, तेरे को पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 2E cos थीटा कैसे आया? कॉस कंपोनेंट है वो जुड़ गए, कैंसिल हो जाएंगे, y वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। वेरी गुड। तो बस अब ये थीटा और पता चल जाए। कॉस थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे? ओरिजिनल वाले ट्राइंगल से। समृद्धि, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2√2L/3L। L से L कट गया, आंसर आया 2√2/3। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी अपनी। कितनी हो जाएगी? 2√2। एक तो ये वाला 2 मत भूल जाना, ये वाला 2। ठीक है, पहले उसी को लिख दो। 2 इंटू E की वैल्यू KQ/9L² इंटू cos थीटा की वैल्यू 2√2/3। दैट विल गिव मी 4√2/27 KQ/L। आ गया समझ में सबको? ये जो 2E cos थीटा था ना, ये हमने दो को ऐड किया था तभी आया था। ऊपर वाले का E cos थीटा आगे की तरफ और E sin थीटा ऊपर की तरफ, ऐसे ही नीचे वाले का E cos थीटा आगे की तरफ और E sin थीटा नीचे की तरफ। ये दोनों कट गए और ये दोनों ऐड हो गए, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा था? 2E cos थीटा। तो फॉर्मूले में cos थीटा ही यूज आया हमारे। ओके, ठीक है, हटाऊं इसको। ओके, चलो अब एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम दो चार्जेस एक लाइन पे रख दें, यानी यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया +4Q और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया +Q, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा, इसका छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीकर होगा। लेकिन इस वाली लाइन पर, इनको जोड़ने वाली लाइन पर, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस में L दे देता हूं
तो यू शुड बी रियली कंफर्टेबल, आपको बहुत इजीली कैलकुलेट करना आना चाहिए वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मतलब ये कैलकुलेशन बहुत ही एफर्टलेसली आपको करनी आनी चाहिए। वो पॉइंट ढूंढो जहां पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो कैन यू गाइज डू दिस ऑन योर ओन? क्या आपको आता है समझ में कैसे करना चाहिए? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे करेंगे? आप लोग ट्राई कर रहे हो ना इसको, या मैं बताऊं? किसी का आया आंसर? अरे नहीं मतलब इससे इजीली हो जाता है। ओके, आई थिंक ये तो समझ में आ गया ना सबको कि करना क्या है। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर जीरो हो जाए। अच्छा देखता हूं, यानी E1 आई कैप माइनस E2 आई कैप जीरो हो जाए। सो बेसिकली E1 बराबर E2 हो जाए, है ना। मतलब शॉर्ट में देखें तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। बराबर E2 करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? E1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? K क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। और E2 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? और इधर Q की जगह 4Q की जगह Q कर देना, और ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4 इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। बच्चा इस क्वाड्रेटिक को ओपन मत किया करो, ये फिजिक्स है। हमारे यहाँ क्वाड्रेटिक से बचने की कोशिश करते हैं। बचने की कोशिश मतलब इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट अप यू टेक रूट ऑन बोथ साइड एंड डोंट वरी अबाउट दैट प्लस माइनस वाली थिंग। फिजिक्स में इससे ही आ जाएंगे आंसर, ठीक है? समझ में आया ना? यहां से यहां क्या कर लिया, रूट ले लिया। वो मैथ्स में पंगा रहता है, फिजिक्स में तो इससे ही सही आंसर आ जाएगा। रियल वैल्यू चाहिए हमको। माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, 2l इज इक्वल्स टू 3x एंड x इक्वल्स टू 2l बाई। समझ में आई बात? सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। ओके, हटा दूं इसको? ओके। और हाँ, एक चीज और जो नोटिस करने लायक है वो ये कि जब हम पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अवे होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज को धक्का देता है, तो जब वो फोर्स दूर बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर तरफ जाएगा। पर अगर एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स होगा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है हल्का सा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्यों होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स? क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे के आसपास रख दिए जाए तो कोई मुझे बताएगा कि इनके बीच में, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? दिखाई दे रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है तो क्या बीच वाले पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट पर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इनफैक्ट इस पूरी लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कोई एक्सप्लेन? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अच्छा, एक सेकेंड, वो ग्रेटर नोएडा वाले स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग। वो ओपन नहीं हो रही है बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लिंक तो इसकी वैलिड रहती है। मैं
से करता हूँ सेंड। हेलो आकांक्षा, आवाज आ रही है ना? ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए टेस्ट पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। मैंने ये बताया था कि जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी रखे हुए टेस्ट चार्ज को अपने से दूर पुश करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के जैसी ही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके ओके। अच्छा, वहीं पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो किसी भी टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड द चार्ज इटसेल्फ होगा। ओके, इस लॉजिक पर बेस्ड मैंने ये पूछा था सबसे कि अगर इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो उस बाइसेक्टर के किसी एक रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। ये पॉइंट ए है, यहां पर अब सही बोले तुम। ये अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट चूज किया जाए, ये वाला पॉइंट, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो पहले कुछ लोगों के दिमाग में आया कि 0 होगा, लेकिन फिर तुमने सोचा हाँ कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा ऐसे, और ये दोनों पूरी तरह कैंसिल आउट बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनफैक्ट इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। इसीलिए अगर तुमने एनसीईआरटी में इसका बना हुआ देखा हो डायग्राम, तो वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो कभी बनाने को आ जाए या डायग्राम में से चूज करने को आ जाए कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है, तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चूज करके देखो और देख लो किस डायग्राम से वो मैच कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, मतलब चांस कम है कि डायग्राम बेस्ड आएगा क्वेश्चन, पर आ जाए तो गलत मत करके आना। जैसे 2 चार्जेस का तो हर जगह दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पर 0 नहीं होगा। इस लाइन पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। लेट्स से एक लाइन है स्ट्रेट और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है 9Q और एक नेगेटिव चार्ज रखा है -4Q, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से L डिस्टेंस है। नाउ आई वांट यू टू फाइंड अ पॉइंट। वो पॉइंट फाइंड करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। हाउ विल यू गो अबाउट इट? कैसे ट्राई करोगे? वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फाइंड दिस पॉइंट। और तुम्हारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे, L/2 राइट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, 3 लेफ्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, या L/3 राइट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो हाउ विल यू डिसाइड द पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? कोई बताएगा? किसी ने पहले किया हो ऐसा क्वेश्चन? किया तो होगा, अगर किसी ने 12th में पढ़ाई की है तो उसके राइट में होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली एकदम साउंड। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉइंटिंग अवे। इस लाइन पे ही बना रहा हूं, बाकी सारे बनाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब चलो बना देते थोड़ा सा, बट यू गॉट माई पॉइंट कि इस लाइन पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंटिंग अवे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स, यानी ऐसे 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 और ऐसे। तुम लोगों को बच्चों ये क्लियर होनी चाहिए कि इस वाले रीजन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएगा। ये समझ में आता है? इस कॉमन रीजन में, बीच वाले रीजन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सेम डायरेक्शन में,
ओके, तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। इस वाले रीजन में नेगेटिव का किधर होगा, टुवर्ड्स, पॉजिटिव का किधर होगा, अवे। तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, अपोज तो करेगा एक दूसरे को, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और लास्ट ये थर्ड वाला रीजन, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्गर चार्ज है तो इन दोनों का फील्ड अगर कैंसिल आउट होगा तो इस वाले रीजन में होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर चार्ज है। किसी एक की साउंड से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। किसका से आ रहा है? तेरे से आ रहा है। ठीक है, जैसे बोलना हो तो स्टार्ट करके बोलना। ठीक है, तो हाँ, बाहर के यहां पर भी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, यहां पर भी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, लेकिन जीरो वाला पॉइंट यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज स्ट्रॉन्गर है, तो हमें किसको एडवांटेज देना पड़ेगा? वीकर चार्ज को। वीकर चार्ज को एडवांटेज कहां होगा? उसके पास वाले पॉइंट्स पे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, दोनों का फील्ड यहां पर भी अपोजिट है और यहां पर भी अपोजिट है, पर जीरो कहां पर होगा फील्ड? छोटे चार्ज के पास में। छोटे चार्ज से x डिस्टेंस मान लो और इस पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख लो। ये हो गया नेगेटिव की वजह से E2 और ये हो गया पॉजिटिव की वजह से E1। अगर दोनों इक्वल हो गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सॉल्व करके आंसर बताओ। 2L। बड़ा अच्छा आंसर आ गया। गलत लग रहा है मुझे, तो ज्यादा ही अच्छा आ गया। हो सकता है सही हो, मैं देखता हूँ। आई थॉट फ्रैक्शन में जाएगा, लेकिन वैल्यूज शायद बढ़िया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, वरना मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों को समझ में आ गई ना बात, कि छोटे वाले चार्ज के पास में पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, तो अगर ना समझ में आए तो कोई एक रैंडम पॉइंट लेके सॉल्व करना, आंसर तब भी आ जाएगा। पर कभी कभी थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं तो फिर पता होना चाहिए। इस तरह से दो चार्जेस हैं, ये डिस्टेंस L है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहां पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है। ये A है, ये B है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B इस तरफ होगा, और हमें दोनों को इक्वल करना है। किसी ने और ने सॉल्व किया? कोई कंफर्म करो आंसर। 2L ही आ रहा है, वेरी गुड। EA इज इक्वल्स टू EB। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों कौन आया बाद में? कांशा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डिराइव किया था, KQ बाई एक्स स्क्वायर। ओके, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो A की वजह से हो जाएगा K इंटू 9Q बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर, और EB हो जाएगा K इंटू 4Q। माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, माइनस की वजह से मैं ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर चुका हूं। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको रूट लेंगे हम, तो 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस एक्स। ओपन करने पे क्या आ रहा है? ये x इज इक्वल्स टू 2L ही आ रहा है। वेरी गुड, समझ में आया सबको? ओके, हटाऊं इसको, सबने कर दिया था सॉल्व खुद से ही। ठीक है, हटा रहा हूं इसको। ओके, अच्छा, अब कई बार वेक्टर्स का थोड़ा बहुत यूज करना पड़ जाता है, तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड इन इट। मान लो एक चार्ज पार्टिकल रखा है 4,1 पे। कौन से पॉइंट पे? 4,1 पे। ठीक है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है +Q, इसकी लोकेशन दी है 4,1, और इसकी वजह से मैंने पूछ लिया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,4 और 6,1। इस पॉइंट पर 5,1 पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A which is 5,1 due to charge Q at point B which is 1,4। ठीक है, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B। क्या करोगे ऐसे में तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5,1 ड्यू टू चार्ज Q एट
पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। सार्थक कुछ आ रहा है दिमाग में आइडिया क्या करना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, बहुत बेसिक चैप्टर, पहले चैप्टर वेक्टर का यूज करना है इसमें। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। वेक्टर्स में तुमने सीखा तो जरूर होगा, अभी तुम भूल गए। अगर एक पॉइंट के वेक्टर पता है, से बी वेक्टर पता है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो ए वेक्टर भी पता है। इसे ए की डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम बोल सकते हैं बी ए वेक्टर। पता है? बोल सकते हैं यानी बी से ए जाने वाला वेक्टर क्या हो गया? बी ए वेक्टर। और तुम भूल गए, पर बी ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऑल्सो तुमने पढ़ा होगा ए बी वेक्टर इज नथिंग बट, हाँ, के क्यू आ रहा है? नहीं, आंसर के क्यू नहीं आएगा। तुम पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। वॉट यू हैव फॉरगॉटन इज, मैं कैसे समझाऊं? हाँ, लेट मी गिव दिस पॉइंट ऑल्सो सम नेम। लेट मी गिव ओरिजिन अ नेम। ओरिजिन को ओ बोल देते हैं बच्चों। अब ओ से ए जाने वाले वेक्टर को ओ ए वेक्टर बोलोगे तुम, ये हो गया ओ ए वेक्टर। समझ में आता है? ओ से बी जाने वाले वेक्टर को ओ बी वेक्टर बोलोगे तुम, ये हो गया ओ बी वेक्टर। और बी से ए जाने वाले वेक्टर को बी ए वेक्टर बोलोगे, ये भी हो गया। अब तुम लोग याद करो, तुमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था सबने। यहां तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। तुम्हें कौन से दो का सम तीसरे के बराबर दिख रहा है? ध्यान से देखो उन तीनों वेक्टर्स को, कौन से दो का सम तीसरे के बराबर है? ये बात सही बोली तुमने। ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर। आकांक्षा, ये समझ में आया आपको? पक्का? अगर हेड ऑफ अ वेक्टर कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर, देन द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इज देयर रिजल्टेंट। याद आ गया? पक्का? देखो मैं और क्लीन बना देता हूं। ऐसा है, एक ऐसे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला होगा। ठीक है? उस पर बहुत क्लियर नहीं बन रहा है, लेकिन दिस इज द पिक्चर। ठीक है? सॉरी, वहां थोड़ा कचरा दिया मैंने। ठीक है? तो ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर। ठीक है? अब ये बी ए वेक्टर की फिर क्या फॉर्मूला निकल के आई? बी ए वेक्टर इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, जो मैंने पहले झटके से लिख दिया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कोई बात नहीं, तुम रिकॉल नहीं कर पाए तो। पर ए वेक्टर सबको पता है क्या होगा? 5 आई कैप प्लस जे कैप उसके। और बी वेक्टर क्या होगा? आई कैप प्लस 4 के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,4। तो आपको बी ए वेक्टर क्या मिल गया? 5 माइनस 1 4 आई कैप और 1 माइनस 4 माइनस 3 जे कैप। क्या यहां तक सब लोग मेरे साथ हो आप? क्या ये बात समझ में आती है? ओके, तो फिर बी ए का मैग्नीट्यूड भी बता दोगे आप मुझे? ऑब्वियस सी बात है, 4 3 5 इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। दैट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो अब जब मैंने आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता दी, तो क्या आप मुझे बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बता पाओगे? के बाई आर की जगह क्या आ जाएगा? बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? के क्यू बाई 25 विल बी द करेक्ट आंसर। सबको आया ये समझ में? अब सुनो, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, अभी ये वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे? डायरेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर यानी बी ए कैप का मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब दूसरी चीज याद करो, अगर किसी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे? You divide a magnitude on, you divide a vector by its own magnitude. Now this will be the final answer. तो I think vectors किसी को भी ज्यादा अच्छे से याद नहीं था। Anyway, मैंने दो चीजें याद दिलाई आपको।
एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज करते हैं, दूसरा हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से डिवाइड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। याद आ गया या नहीं? अब तो याद आ गया होगा, इतनी बार बोल दिया तो। ठीक है, इसको तुम बहुत कम यूज करते हो आई नो, लेकिन जब करना पड़ता है तो करना पड़ता है। ओके ओके, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क। कुछ और 3D में पूछा जाएगा तो काफी टफ हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल। हटाऊं इसको? लिख लिया ना सबने? हटा दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं टेक्निकली। एक तरीका तो मैंने बताया, क्या? फोर्स कैलकुलेट करो टेस्ट चार्ज को रख के और फिर डिवाइड कर दो किससे? उसी टेस्ट चार्ज से, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और फाई के आगे छोटा सा ई बना देते हैं, कभी कभी नहीं भी बनाते। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल होती है। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अभी तक हम लोग एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते आए हैं, लेकिन इस चैप्टर में वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट एरिया वेक्टर, कि एरिया जो है उसे एज अ वेक्टर क्वांटिटी भी हम डिफाइन कर चुके हैं। कैसे डिफाइन किया है? लेट्स से ये वाला एरिया है। कौन सा एरिया? हमारा जो, तुम्हारा जो मोबाइल फोन या लैपटॉप की स्क्रीन है, उसमें उसके प्लेन में अगर एक एरिया है ABCD, तो इस एरिया में, इस एरिया का जो वेक्टर होगा, क्या होगा? इस एरिया का जो वेक्टर होगा, दैट एरिया वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ LL है, उसका मैग्नीट्यूड होगा L², और उसका डायरेक्शन विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। और ये एरिया कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? उसके परपेंडिकुलर, यानी इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी या तो k कैप या फिर माइनस k कैप। क्यों? क्योंकि ये एरिया किस प्लेन में है? XY प्लेन में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये तुम्हें वैसे भी ऑलमोस्ट रटने वाली चीज है, क्योंकि इसका कोई एज सच लॉजिक नहीं है कि ये ऐसे ही क्यों डिफाइंड है। मतलब एक बार मैंने बहुत सोचा था कि ये जो स्क्रीन है, इसका एरिया वेक्टर इस स्क्रीन के अंदर की भी तो कोई डायरेक्शन बता सकते थे, पर प्रॉब्लम इस स्क्रीन के अंदर इनफाइनाइट डायरेक्शन है। इसके अंदर राइट साइड वाली डायरेक्शन भी है, लेफ्ट भी है, अप भी है, डाउन भी है, एंगल पर भी है, और बहुत सारी डायरेक्शंस है। बट अगर इस स्क्रीन के लिए कोई यूनिक डायरेक्शन है तो वो है ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन समझ में आती है? इट्स अ लाइन कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड योर आई। या फिर ये वाली डायरेक्शन, इट्स अ लाइन गोइंग इनटू द स्क्रीन अवे फ्रॉम योर आई। तो फॉर एनी एरिया द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, ओके, चलो इसका उतना भी यूज नहीं आएगा। हमें किसकी बात करनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। तो तुम्हें बस ये समझ में आना चाहिए कि तुमने सबने बारिश होते देखी है हमेशा। ठीक है, से रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो तुम बारिश की रेज की जगह बस सोच लेना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रेज है, ये वर्टिकली नीचे गिर रही है। नाउ तुमने एक नई कार खरीदी जिसमें सन रूफ है, तो वो सन रूफ है इस तरह से होगी। सन रूफ पता है ना, छत पे जो एक कांच की खिड़की रहती है। ठीक है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ये सारी की सारी वाटर ड्रॉप्स उस सनरूफ में से पास हो जाएंगी या नहीं? तो हम बोलेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज हाई। लेकिन अगर
उतने ही साइज की कार की कोई विंडो आप ओपन करो तो विंडो का प्लेन कौन सा होता है? वर्टिकल प्लेन होता है। विंडो कौन से होती है? वर्टिकल प्लेन में। सेम साइज की विंडो रहेगी लेकिन उसमें से बारिश की कोई भी रे पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो विंडो का एरिया है दैट एरिया इज पैरेलल टू द रेन ड्रॉप्स या रेन की डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? अगर इस विंडो को मैं इंक्लाइन पे रख दूं इस तरह से तो उस केस में नंबर ऑफ ड्रॉप्स इससे कम होगी। यहां पर तो फ्लक्स क्या हो गया? मिनिमम हो गया। इससे मतलब इससे ज्यादा होगी और पहले वाले केस से कम होगी। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विंडो में से कितनी रेन पास करेगी ये इस पर डिपेंड करेगा कि विंडो और रेन के बीच क्या एंगल है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, दूसरा कि एरिया कितना बड़ा है, और तीसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच क्या एंगल है या उनकी डायरेक्शन क्या है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, तो अगर मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो दिस थिंग इज एक्चुअली प्रीटी सिंपल। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे इज एक्चुअली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। समझ में आ रही है बात? मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। इट विल बी सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ये वाली बात ना लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड पैरेलल टू एरिया वेक्टर। जब भी हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर कभी आप परपेंडिकुलर बोल रहे हो कभी पैरेलल बोल रहे हो। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक एरिया है, तो बच्चों इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के तो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको, पर एरिया वेक्टर के पैरेलल है क्योंकि एरिया वेक्टर खुद ही अपने एरिया के परपेंडिकुलर होता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, लास्ट में लोग थक हार के इसको रट लेते हैं कि ई इंटू एरिया कर लेते हैं, लेकिन अगर आता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ पे 3D 2D का प्रॉब्लम आ जाता है। एक क्लास में मैं एक नोटबुक हाथ में रख के बड़े आराम से एंगल दिखा सकता हूँ, पर इस तरह से 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर आई होप समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है इस केस में, पर एरिया के खुद एरिया के एक्चुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आता है तो यू कैन अप्लाई गॉस लॉ। प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो। अभी नहीं कर रहे, अभी करेंगे। अभी तो बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया मैंने कुछ। ठीक है, क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो गया। अगर दोनों पैरेलल पैरेलल हैं तो वो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये क्लोज सरफेस क्या बना ली मैंने? एक क्यूब बना ली। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर उसमें से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। कैसा फ्लक्स बोलेंगे? पॉजिटिव फ्लक्स। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है? बाहर, तो हम बोलेंगे दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स, द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट। और अगर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। यानी इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द क्यूब, ठीक है, देन वी विल कॉल दिस नेगेटिव फ्लक्स। तो फॉर अ क्लोज सरफेस फ्लक्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है फील्ड लाइंस उस सरफेस में से बाहर आ रही है या अंदर जा रही है। ओके, बाहर आ रही है, जैसे सन इज प्रोवाइड्स पॉजिटिव फ्लक्स ऑफ एनर्जी, वो हर तरफ एनर्जी को सेंड करता है। ठीक है, वाइल अ ब्लैक होल कॉजेज नेगेटिव फ्लक्स ऑफ एनर्जी, वो हर जगह से एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है।
ओके, उससे याद रख सकते हो कि कमिंग आउट इज पॉजिटिव फ्लक्स, गोइंग इन इज नेगेटिव फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस. इस पर बेस्ड गॉस लॉ है हमारा, और गॉस लॉ इज वेरी हेल्पफुल टू रिमेंबर फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इट्स अ इजी ट्रिक टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इस पर इतना जोर देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं. हटा रहा हूं इसको, ठीक है. अब सुनो गॉस लॉ क्या कहता है. GAUSS गॉस लॉ, ठीक है. एक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस की बात करें, अगर हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस की बात करें, तो उसका जो नेट फ्लक्स होगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. अगर इसके अंदर एक Q1 चार्ज है, पॉजिटिव मान लेते हैं, और इसके बाहर एक Q2 चार्ज है, इसको भी अभी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ऐसा क्यों? तुम बोलोगे सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, तो इट विल जनरेट अ फ्लक्स थ्रू द सरफेस. नाउ यू माइट थिंक कि ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज रखा है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जा रही होंगी, सरफेस के अंदर एंटर कर रही होगी. बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी एक तरफ से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाएंगी. तो अगर कोई चार्ज एक सरफेस के बाहर रखा है तो उसकी वजह से उस सरफेस के नेट फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड द कंप्लीट स्टेटमेंट इज द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू Q in बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज समथिंग जो आपको कूलम्स लॉ की तरह याद रखना है. कूलम्स लॉ क्या था? KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर. यहां पे क्या है? द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज गॉस लॉ. आउटसाइड कितने भी चार्ज रखे हो, एक क्लोज सरफेस का फ्लक्स उनसे अफेक्टेड नहीं होगा. समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर एक कांच का रूम है तो उसके बाहर कितना भी बड़ा बल्ब रख दो, जितनी लाइट एंटर करेगी उतनी लाइट एग्जिट कर जाएगी. इज दैट क्लियर? तो रूम में से लाइट बाहर कौन सी आएगी? जब रूम के अंदर एक बल्ब रखोगे. अगर बाहर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है तो कितना भी बड़ा बल्ब है, जितनी लाइट रूम में एंटर करेगी उतनी ही दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q in बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. हटाऊं इसको, ठीक है. इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जैसे एक तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी फ्लक्स पर. कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, अगर इसके सेंटर पे एक +Q चार्ज रख दिया, ठीक है, और पूछा व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस फेस. इसको नाम दे दिया ABCD. इस ABCD में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन इज, ए पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट नेट फ्लक्स थ्रू फेस ABCD. ABCD में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब के बाहर आ रही है पासिंग थ्रू ABCD फेस. ये दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा, ठीक है. या तो पूछूंगा ABCD फेस के थ्रू फ्लक्स बताइए, या फिर पूछूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू फेस ABCD. मीटिंग आ गया. क्यों? ज्वाइन भी नहीं हो पाता. मैंने तो कुछ किया भी नहीं. कोई और भी रिमूव फ्रॉम मीटिंग कर सकता है क्या तुम में से? बहुत बड़ा फॉल्ट होगा. नहीं ना? ठीक है. अच्छा ध्यान से देखो, इधर आओ. हाँ भाई, कौन आया नया? आकांक्षा. ये पार्ट पहले पढ़ा हुआ है आपने कभी, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो?
थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, तो क्या आप ट्राई करोगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू फेस ए बी सी डी? अगर हमने एक चार्ज क्यूब के सेंटर पे रख दिया तो देखो, एक्चुअल में तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन में जा रही होगी, होगी या नहीं? इनफैक्ट बाहर की तरफ भी आ रही होंगी, जिनको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हाँ बोलो, एप्सिलॉन नॉट, आई थिंक दैट इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो बच्चों, व्हाट दे डिड इज कि इस पूरे क्यूब का फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द क्यूब कितना होना चाहिए? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है? वही जो सेंटर पे चार्ज, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर वो सेंटर पे रखा हुआ है तो हर एक फेस में से सिमेट्रिकली इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी या नहीं करेंगी? क्यूब के सेंटर पर अगर चार्ज रखा है तो उसकी सभी फेसेस से डिस्टेंस सेम होगी, और सेम होगी तो हर एक फेस में से इक्वल लाइंस पास करेंगी। समृद्धि, एक क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं? तो अगर टोटल क्यूब के 6 फेसेस से कितना फ्लक्स है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। समझ में आया सबको? नोट डाउन करो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, अभी देखता हूँ, एक मिनट। तुमने जो व्हाट्सएप पे पिक्स भेजी थी ना, वो सारी टेढ़ी टेढ़ी पिक्स आ रही थी, तो जब मैंने उनको ओपन किया तो वो सब ऐसे आ रही थी कि मैं अगर खोलता तो कोई पढ़ ही नहीं पाता उनको स्ट्रेट करके भेजा करो, और हमेशा अपने डाउट जो है वो ग्रुप पे भेजा करो, ठीक है, ताकि सब लोगों के पास हो, तो मुझे बताने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, ये वाला समझ में आया सबको? ठीक है, हाँ एक दो और बताने थे मुझे। लेट्स से ये क्यूब्स है, कुछ बना रहा हूं मैं, ठीक है। पहले क्यूब का मैंने चार्ज सेंटर से हटा के कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है, और दूसरे क्यूब का मैंने जिसने ये 12th में कर रखा है प्लीज रुक जाना, कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उनको जरा देख लेने देना, ठीक है। दूसरे क्यूब के लिए मैंने वही चार्ज उठा के कॉर्नर की जगह साइड पे रख दिया इस तरीके से, ठीक है, और थर्ड क्यूब के लिए वही चार्ज उठा के मैंने फेस के सेंटर पे रख दिया। ओके, इसके केस में मैंने चार्ज उठा के फेस के सेंटर पे रख दिया। फेस सेंटर पता है ना सब? तो अब इस केस में इन तीनों क्यूब्स में से नेट फ्लक्स कितना कितना होगा ये पूछा जा सकता है। वही चार्ज है, वही क्यूब है, लेकिन तीनों केस में इस क्यूब का फ्लक्स अलग, ए बी सी, तो ये मुझे एक्सप्लेन करना है। अब बताओ, हु नोज द आंसर ऑफ ऑल थ्री? ऐसा क्यों? 8 कॉर्नर्स होंगे? अच्छा, तो फिर साइड वाले में साइड्स काउंट करोगी? 12 साइड्स होती है। गलत, लॉजिक गलत है। पहला वाला आंसर सही है पर लॉजिक गलत है, इसलिए दूसरा वाला आंसर गलत। और किसी को याद है? कौन? आर्यन, क्या हो गया तेरे को? भाई हमारा तो सही चल रहा है नेट, मतलब किसी का डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, और तो तेरा इंटरनेट का इशू है। तू बता रहा था नया राउट रिमूव फ्रॉम मीटिंग कैसे हो सकता है? मैं ये पेज तो मैं ओपन भी नहीं करता जब तक कोई कुछ हो ना, कोई बात ना हो। पता नहीं, मैं तो भाई नहीं कर रहा हूँ ऐसा। मैं तेरे को क्यों किक करूंगा फालतू? टेक्निकली है कुछ। हाँ हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था बेटा कि ये वही क्यूब है, वही चार्ज है, सेंटर से उठा के मैंने कॉर्नर पे रख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस बार मेरा आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉर्नर पे रखूंगा ना इस चार्ज को, तो ये पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर नहीं होगा। जब एक चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को कॉर्नर पे रखोगे, तो जो कॉर्नर होता है बच्चों, वो कई सारे दूसरे क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है। अगर मैं यहां पर और क्यूब्स बनाने लग जाऊं, तो आई कैन एक्चुअली मेक अ टोटल ऑफ 8 क्यूब्स शेयरिंग दिस कॉर्नर। क्या ये बात समझ में आती है? अभी मैंने 4 बनाए, और अब देखो
यस यस यस, सॉलिड स्टेट में ही सीखा होता है ये, फिजिकल केमिस्ट्री में। याद आया? इस तरह से मतलब ये काम वही है कि ये काम बोर्ड पे करना बहुत आसान है, इसमें हॉट लग जाती है। हाँ, समझ में आया तुमको? एक क्यूब का एक कॉर्नर 8 एडजेसेंट क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है। इज दैट क्लियर? तो इस क्यूब के अंदर उसका कितना पोर्शन होगा? ओनली 1/8। सो द फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी Q in by epsilon नॉट, और Q in कितना लेना है? Q by 8 upon epsilon नॉट। तो ऑफ कोर्स द आंसर वाज करेक्ट, Q by 8 epsilon नॉट। समृद्धि समझ? अब मुझे तुम सेकंड वाले का आंसर बताओ फिर। क्या करेंगे? क्यूब्स बनाएंगे एडजेसेंट और देखेंगे ये कितने के साथ शेयर हो सकता है। एक नीचे वाला, एज दोनों में आ गई कॉमन, एक ये बाहर वाला और एक इसके नीचे वाला। So the side of a cube will be shared with 4 adjacent cubes. तो कितना हो जाएगा? Q flux through the cube Q by 4 upon epsilon नॉट। समझ में आई बात? Q by 4 epsilon नॉट। मतलब आप इसको रट नहीं सकते, अभी याद भी कर लोगे ना 6-7 महीने बाद भूल जाओगे। लास्ट वन कोई बताएगा? अगर क्यूब का एक फेस है और उस पर एक चार्ज रखा है, जैसे कमरे की एक वॉल जो होती है वो मैक्सिमम 2 के साथ ही शेयर हो सकती है। एक वॉल की 2 ही साइड्स होंगी। कैसे? इधर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो लेट मी ड्रॉ इट हियर। एक ये क्यूब हो गया और एक इसके बगल वाला क्यूब हो गया। अगर इसके फेस पर कोई चार्ज रखा है तो वो आधा एक क्यूब के अंदर होगा और आधा दूसरे क्यूब के अंदर होगा। क्या ये तीनों सबको समझ में आए? क्या खुद से ड्रॉ करके या जैसे भी करके निकाल लोगे आप? इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सारी 50% इस क्यूब के थ्रू जाएंगी और 50% दूसरे वाले क्यूब के थ्रू जाएगी। ओके, और कितना हो जाएगा? Q by 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फ्लक्स वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या किसी को नहीं समझ में आया? इज समबडी इज हैविंग ट्रबल? कौन? अच्छा, कौन से पार्ट में दिक्कत हुई तुमको? मतलब ड्रॉ नहीं करो तो एक रबर पकड़ लो और इमेजिन करो उसके ऊपर नीचे कितनी रबर रख सकते हो, कॉर्नर को टच करते हुए, साइड को टच करते हुए और फेस को टच करते हुए। और अब तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा क्या? कभी तुम्हें याद नहीं रह जाएगा ये फिगर? नहीं है ना, क्योंकि अब तुमने अभी देख लिया मुझे बना के। मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टीचर देन? मैंने बना दिया तुम्हारे लिए। अब अगली बार तुम बस यहाँ पे रखना चार्ज को कि 8 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, या जो भी साइड के केस में 4 हो जाएंगे। छोटे छोटे बना लो, मैं को तो इलेबोरेट करने के लिए इतने बड़े बड़ा लो, बन गया फट से। एक बार खुद से कर लो, फिर कभी ना भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। समझ आया? हाँ, फेस के सेंटर पे रखा है तो 2 बना लो छोटे छोटे, हो गया पूरी तरह ट्रैप, हो गया या नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू इन अ क्यूब। ठीक है, अब देखो समृद्धि ने क्वेश्चन भेजे थे, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी डाउट्स हो ग्रुप पे भेजना, मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ। 1 मिनट सर, ठीक है? अच्छा, 3 चार्जेस, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी था। 3 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और किसी 2 के बीच का फोर्स इज गिवन एज F। मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना गिवन है? F। देन द नेट फोर्स ऑन एनी 1 चार्ज। तो ये तो हमने किया था बेटा लास्ट क्लास में, नहीं? अगर इन दोनों के बीच, नहीं क्या लिखा है? इफ द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस इज F। इन दोनों के बीच अगर F है और ये दोनों भी सेम है तो इनके बीच भी F ही हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, ये F है, ये भी F है। 60 डिग्री पे F और F का रिजल्टेंट कितना आता है? कोई बता सकता है डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन किए? 60 डिग्री पर F और F का रिजल्टेंट कितना आता है? √3F। दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया। बेटा एक काम करना, आप एक बार ना ये क्वेश्चन सब स्ट्रेट करके फिगर्स पहले ग्रुप पे भेज देना। अगर आप ग्रुप पे भेज दोगे ना तो एक तो सबके पास होंगे डाउट्स,
तो जब मैं डिस्कस करूंगा तो सब लोग अपने मोबाइल में देख कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। ठीक है, ओके बेटा, एक बार ऐसा करके कर देना कल ग्रुप पे, और सबके पास क्वेश्चंस होंगे ना तो मैं डिस्कस करूंगा तो एवरीबॉडी कैन सी कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, सबके पास बुक आ गई है क्या एररलेस जो मैंने बताई थी? है ना? तो इसका इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन अब कंप्लीट कर लो, तो कल उसके डाउट्स कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एंड कूलम्स लॉ वाला, ये वाला पोर्शन अब आप पूरा पूरा ट्राई आउट कर सकते हो, और इसके डाउट्स हम कल रख लेते हैं। तो जिसको भी डाउट पूछने हैं क्लास से पहले ग्रुप पे भेज देना बस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ग्रुप पे भेज दोगे ना तो सब लोगों को पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। ऐसे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बाकी लोग बस बैठे रहेंगे कि क्या चल रहा है, हमको पता नहीं।